दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जो हमारा सफ़र था नाको से लेकर ताबू तक का, बहुत ही बेकार बारिश वाला। हालांकि मज़ा आया काफ़ी, लेकिन रिस्क ही बहुत था। बहुत पतले पतले रोड थे, संकरे रोड थे। जब भी आप कभी आओ तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो दोस्तों, बारिश में ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाओ अपनी, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, तो बड़ा सोच समझ के ध्यान से गाड़ी चलाएं। दूसरा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा टाबू मोनास्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये जो मोनास्ट्री है, इसकी जो खुलने का इसका टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे खुल जाती है और शाम के 7 बजे तक ये खुली रहती है। और आप चाहे पब्लिक हॉलीडे आओ चाहे वीकेंड पे आओ, ये खुली रहेगी। तो ये अच्छी बात है कि आपको कोई स्पेशल टाइमिंग नहीं देखनी पड़ेगी। दूसरा दोस्तों, इसका जो यहाँ पर जो ये इनके मॉन्क्स होते हैं, उनकी भी क्लासेज होती हैं, वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि बताते हैं कि वो इनकी जो प्रेयर और क्लासेज होती है वो बड़ी यूनिक होती है, बड़ी अजीब सी शांति मिलती है। लेकिन हमारी टाइमिंग सेट नहीं हो पाई, वो हम देख नहीं पाए। तो अगर आप कभी आओ तो इस चीज़ को देखो और बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसी है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा यूनिक सा है। इसके अंदर जो इनका जो परिसर है उसमें डिफरेंट मठ्स हैं, और उन मठों की जो दीवारें हैं और मतलब जो छत है वो मिट्टी की बनी हुई है। और बताया जाता है कि हज़ारों साल हो गए उन्हें, अभी तक उन पर ना तो बारिश का असर हुआ है, ना बर्फ़बारी का, ना तूफ़ान का। वो ऐसे की ऐसे हैं। और कुछ लोकल जो पीपल थे उनसे भी हमने बात करी तो पता चला कि वो कहते हैं कि इस पर दैवीय शक्ति का असर है, जिसकी वजह से कभी ख़राब नहीं होती। काला वैली जाने जो आ रास्ते नहीं होता कोल डेजर्ट सीधी सड़क पहाड़ा के बेचारे। दोस्तों जैसा कि हरदीप ने बताया, ये जो सीधी सड़क है दरअसल ये है कोल्ड डेजर्ट। जब हम काजा जाते हैं तो सर्दियों में यहाँ पर आपको पूरी वैली में बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी, और इसी को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। और दोस्तों ऐसी प्लेसेस पे आपको ना टेम्परेचर का वेरिएशन भी काफ़ी देखने को मिलेगा। जहाँ पर सर्दियों में ये -37 डिग्री तक चला जाता है, वहीं गर्मियों में यहाँ पर 13 डिग्री की 14 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए आप टेम्परेचर वेदर को ध्यान रखते हुए अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ आपको दोस्तों मैं और बता दूं कि यहाँ पे आप कैसे कैसे आ सकते हैं। दोस्तों काजा पहुँचने के जो रास्ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। काजा आप बाई रोड भी आ सकते हैं, बाइकर्स के लिए तो आपको पता ही है सब कुछ ओपन रहता है, आप कहीं से भी निकल के आ सकते हैं, चाहे ट्रैफिक हो चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन वैसे अगर आपको आना है, फैमिली के साथ आना है टैक्सी करनी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका शिमला है और मनाली में आपने सुना होगा बुंटर एयरपोर्ट है, वहाँ तक आप बाई एयर आ सकते हैं। उसके बाद आप काजा के लिए टैक्सी ले सकते हैं। डिस्टेंस जो है वो मनाली से तकरीबन 115-120 किलोमीटर के आसपास है, जिसको मतलब ऑफ रोडिंग भी बोलते हैं। और इधर अगर आप शिमला की तरफ से आओगे तो शिमला तक बाई एयर आ सकते हैं। उसके बाद आपको शिमला से काजा आने के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी। डिस्टेंस मैं आपको बता दूं वो तकरीबन 415 किलोमीटर के आसपास है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। दोस्तों देखो कैसी कैसी आकृति लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे ये मिट्टी का टीला जो होता है वैसा दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप इनके पास पहुंचते हैं, ये असल में मिट्टी वाले जो पहाड़ हैं उन पे बारिश का असर हो के, हवा पानी का असर हो के ये ऐसे हो गई हैं। जब भी आप किसी वैली में ट्रैवल करते हैं, आपको कोई ना कोई जो रास्ता होता है वो रिवर के साथ ही होता है।
पहले रामपुर में हमने देखी सतलुज रिवर हमारे लेफ़्ट साइड में थी, फिर राइट साइड में होगी। बाद में अब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे देखा जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं ये स्पीति रिवर है। तो जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते थे दोस्तों वो आपको रूबरू होने का मौका मिलता है जब आप किसी ट्रिप पे निकलते हैं। दोस्तों जैसे जैसे काजा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बीच में कभी ख़राब रोड आ जाता है, कभी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो ये नैरो ही, ज़्यादा चौड़े नहीं है। इसलिए मेरी बार बार आपसे वही रिक्वेस्ट है जो मैं पहले पिछले एपिसोड में भी बताई है, आप इन रोड्स पर जो है अपनी स्पीड लिमिट को देखते हुए धीरे चलें, ज़्यादा स्पीड में बाइक ना चलाएं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बजरी वाला रोड है, ये आपकी बाइक जो स्किड भी कर सकती है और जान जोखिम में जा सकती है। जगह जगह भी आर नोटिफिकेशन भी लगा रखे हैं। अभी देखो नो ओवरटेक, नो एक्सीडेंट। और एक बात और बता दूँ, आप राइट साइड में देखो दोस्तों, ये छोटे छोटे टी स्टॉल हैं, इस प्रकार के ही आपको ऐसे रिमोट लोकेशन में मिलेंगे। इसलिए जब भी आपको मौका मिले आप एनर्जी लेने के लिए ऐसे स्टॉल पर रुक सकते हैं, चाय पानी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट या शॉप आप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए जो मिलता है उसी से काम चलाएं और अपने ट्रिप को जो है आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रोड की कंडीशन कितनी ख़राब है। मेरी लाइफ का जो अब तक का सबसे जो आप कह सकते हैं कि ऑफ रोडिंग कह लो या थोड़ा डेंजरस कह लो, यही रोड है। बिल्कुल बिल्कुल बाइक राइड करने के लिए जगह ही नहीं है। आप देख रहे हैं कैसी बजरी पड़ी है राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में जो है अपनी स्पीति रिवर है। थोड़ी सी गलती हुई नहीं और बाइक नीचे नदी में। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, बिल्कुल पेशेंस के साथ में, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको मतलब अगर लगे थकान महसूस कर रहे हो, लगे डर लग रहा है, तो आप अपनी बाइक रोक लो, 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद आप चलाना स्टार्ट करो। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं रोड की जो कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अब तक जो ट्रिप हमारी चल रही है उसका जो रोड का जो डिफ़िकल्टी लेवल कह लो आप, मतलब डेंजरस कह लो, वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। पहले चले थे 4 लेन हाईवे था शिमला तक, उसके बाद शिमला से नारकंडा तक सिंगल रोड डबल रोड आ गया, नारकंडा से आगे भी रिकांगपिओ तक मतलब डबल रोड आप कह सकते हैं। लेकिन जब से हमारे नाको पहुँचे हैं या नाको हमने क्रॉस किया उसके बाद से सिंगल रोड ही आ रहा है और उसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना हो गया है। एक जो अच्छा राइडर होता है उसकी जो स्किल चेक करनी है तो यही चेक होती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। और उसका एक ही गुरु मंत्र है, पेशेंस और अलर्टनेस। एक तो आपको पेशेंस रखना है, कोई मतलब जल्दबाजी में ना तो राइड करनी है ना ओवरटेक करना है। और दूसरा आपको जब भी राइड कर रहे हैं आपको एक कह सकते हैं 24 घंटे अलर्ट रहना है, कहाँ से क्या चीज़ आती है, कोई चीज़ पत्थर वगैरह ऊपर तो नहीं गिर रहे, रोड कैसा है, स्लिपरी है नहीं है, ये बिल्कुल आपको अलर्ट होकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही चल पड़े। ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਨਾ एयरटेल ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ BSNL ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा हरदीप घर पे फ़ोन करने के लिए बेताब हो गया था, ना मोबाइल नेटवर्क आ रहे थे। एक बात मैं आपको बता भी दूँ, हमारे पास जो कनेक्शन हम लेके चले हैं BSNL का पोस्टपेड है, एक एयरटेल का पोस्टपेड है और जियो का भी है। लेकिन कई बार ऐसी लोकेशन आती हैं दोस्तों कि कोई सा भी नेटवर्क नहीं आता। इसलिए आप जब भी कहीं पे रुकें तो ज़रूर चेक करें कि नेटवर्क है, अगर हैं तो घर पे कॉल करके बता दें, अपनी लोकेशन शेयर कर दें दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता आगे नेटवर्क आएगा नहीं आएगा। तो ऐसा ना हो कि आप मतलब पूरा दिन फ़ोन ही ना कर पाओ या रेंज ही ना हो और आपके पीछे से आपके घर वाले फ्रेंड्स परेशान रहें। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिलता है, आप रुकते हैं, चाय पीने रुकते हैं, खाना खाने रुकते हैं, ज़रूर एक कॉल घर पे करके बताएं कि हम ठीक ठाक हैं और हमारा ट्रिप अच्छा चल रहा है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बढ़िया है, आप एक काम करो, टेक्स्ट मैसेज घर पे छोड़ दो। उसका ये बेनिफिट है, जब आप राइड कर रहे हो बार बार मोबाइल चेक नहीं कर सकते, तो जैसे ही नेटवर्क आएगा आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा और घर वाले भी आपके चैन से बैठ जाएंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि साथ साथ मैसेज भी ड्रॉप करते रहें। दोस्तों जब तक काजा पहुंचते हैं मैं थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन लेवल के बारे में भी ब्रीफ कर दूं। हालांकि 15-20 किलोमीटर बचे होंगे मुश्किल से जो काजा के हैं। जब हम चले थे चंडीगढ़ से तो मैं आपको बता दूं, जो पहली हमारी जो शिमला जो है उसकी हाइट थी 7,500 फीट के आसपास, तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई नहीं। उसके बाद हम नारकंडा की तरफ बढ़े जो कि 9,000 फीट के आसपास है, वहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ लगा नहीं।
कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या ऐसा कुछ है। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले नाको के लिए, तो जो नाको की हाइट दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो 12,000 फीट के आसपास है। और वहाँ पे हमें तो प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन हमने पूछा था लोगों से तो वो कह रहे थे कि हो सकती है अगर मौसम ख़राब वगैरह है तो। फिर ताबो में जो है थोड़ी सी हाइट डिक्रीज़ होगी, तकरीबन 11,000 फीट के आसपास ताबो था, वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो मैं आपको बता दूँ काजा है, काजा की भी हाइट जो है वो 12,000 फीट के आसपास है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई, ये तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब आप कितने फिट हैं वो तो मतलब यहाँ पे आके पता चलता है। हमें अभी तक ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है सांस लेने में, और या फिर कुछ अदर कोई हेल्थ इशू आए नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आ सकते, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अपने साथ 2-4 मेडिकेशन वगैरह आप ज़रूर रखें। ऑक्सीजन के लिए एक डायमोक्स करके टैबलेट भी बहुत सारे जो लोग वो रेफ़र करते हैं, तो वो भी आप लेके चल सकते हैं। हालांकि हमने ऐसी कोई टैबलेट ली नहीं है, और लगता है कि बस थोड़ी देर में काजा पहुंच ही जाएंगे हम। फिर आपको मिलते हैं काजा में जाके। दोस्तों आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी बताएं, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पुराने एपिसोड आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।